हेलो दोस्तों, मैं अमरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं लेक स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी से एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस टॉपिक को मैं आपको आसानी से याद करा दूंगा। और हमारा टॉपिक है आज का भारत के प्रमुख तटीय राज्य व तट। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं भारत के तटीय राज्यों से और भारत के तट से। तो जैसे कि आप सबको ज़्यादातर को पता है कि भारत की जो कुल सीमा है, भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर की है। अगर हम बात करें तो भारत की जो कुल सीमा है वो 22,716.6 किलोमीटर की है। अब भारत की स्थिति का अगर देखा जाए तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो 23/1/2 है। अर्थात जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा से नीचे का भाग दक्षिण भारत तथा ऊपर का भाग उत्तर भारत कहलाता है। दक्षिण रेखा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है वो आपका दक्षिण भारत और कर्क रेखा से जो ऊपर का भाग है उसे उत्तर भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं तो प्रायद्वीप स्थल की वह स्थलाकृति होती है जो तीनों ओर जल से घिरी होती है। स्थल का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर। भारत के अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इधर भी जल है, इधर भी जल है। तो भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ है। इसलिए कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो भारत का जो कुल सीमा विस्तार है वो 22,716.6 किलोमीटर है। अगर इसकी कुल स्थल सीमा की अगर बात की जाए, अगर इसके सीमा विभाजन की बात की जाए तो स्थल सीमा। अगर दूसरी बात की जाए आपके मुख्य तटीय सीमा। अगर मैं बात करूं आपके तटीय सीमा की और स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और जबकि तटीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल लंबाई 7,000 अगर इसकी स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो 15,200 किलोमीटर कुल इसकी स्थलीय सीमा है। यदि इसकी कुल तटीय सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। जिसमें अगर बात की जाए तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। आपकी मुख्य भूमि तटीय सीमा, मुख्य भूमि तटीय सीमा, और दूसरा होता है द्वीपीय सीमा। अगर मैं बात करूं तो 5,716.6 किलोमीटर में आपकी 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि सीमा है। अगर मुख्य भूमि सीमा की बात की जाए तो कुल मिलाकर के अगर इसके राज्यों की बात करूं तो इसमें कुल जो मुख्य भूमि है आपके गुजरात से स्टार्ट होकर के, गुजरात से शुरू होकर के आपके पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से शुरू होकर आपके पश्चिम बंगाल तक आपके कुल मिलाकर के 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ आपकी जो तटीय सीमा बनाते हैं। अगर इन तटीय सीमा की बात करूं तो भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9। अगर उन 9 राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 गुजरात, दूसरे की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें हम तो गोवा, गोवा के बाद बात की जाए
तो गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद अगर बात करें पांचवा केरल, केरल के बाद छठा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद सातवां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आठवां उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद नवा राज्य पश्चिम बंगाल है। तो कुल मिलाकर के 9 राज्य ऐसे हैं जो आपके मुख्य तटीय सीमा बनाते हैं। और मुख्य तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों में पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर गोवा, चौथे पर कर्नाटक, पांचवें पे केरल, छठे पर तमिलनाडु, सातवें पे आंध्र प्रदेश, आठवें पे उड़ीसा और नवें पर पश्चिम बंगाल है। अगर तटीय सीमा की बात करूं तो पश्चिम में तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है, पश्चिम में जो तटीय सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है। पश्चिम में जो तटीय सीमा बनाता है वो गुजरात, और आपके पूर्व में जो तटीय सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल है। अर्थात भारत की जो तटीय सीमा स्टार्ट होती है वो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, या पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक। तो कुल मिलाकर के आपके 9 राज्य हो गए जो आपके मुख्य तटीय सीमा लगाते हैं। अब इसे हम मानचित्र पर देखते हैं। देखो ये जो आपका राज्य आता है गुजरात राज्य, ये जो टोटल एरिया है ये आपके गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य के बाद आपका महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद सबसे जो लास्ट का जो राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो भारत के 9 राज्य भारत के साथ मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा लगाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर इनमें भी अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है और सबसे कम जो तटीय सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा बनाता है वो गुजरात राज्य है, और सबसे कम जो तटीय सीमा बनाता है, सबसे कम जो तटीय सीमा बनाता है वो आपका गोवा राज्य है। तो कुल मिलाकर के आपके 9 राज्य जो मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश, या जिन्हें मैं कह सकता हूं द्वीपीय राज्य है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपीय राज्य भारत के साथ सीमा लगाते हैं, जिनमें सबसे पहला कौन सा आता है, नंबर 1 दमन व दीव, दूसरा लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, नंबर 3 पुडुचेरी, और नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको याद हो जाना चाहिए कुल मिलाकर के भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, और 4 भारत के ऐसे द्वीपीय राज्य, या जिन्हें कहा जाना चाहिए कि भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो आपके द्वीपों के साथ सीमा बनाते हैं, अर्थात समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें दमन व दीव, लक्षद्वीप समूह, पुडुचेरी और आपका अंडमान निकोबार। अगर दमन व द्वीप की अगर मैं बात करूं तो दमन और दीप अरब सागर में, लक्षद्वीप समूह की बात की जाए तो ये भी अरब सागर में। अगर पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी आपके बंगाल की खाड़ी में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूं तो ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय सीमा का विभाजन करता है, अर्थात द्वीपीय सीमा का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश या 4 ऐसे द्वीपीय राज्य हैं जो आपके साथ तटीय सीमा का विभाजन करते हैं। तो ये तो हो गए भारत के तटीय राज्य, तथा कौन सा राज्य कहाँ है और कैसे कैसे सीमा का विभाजन करता है, सीमा का निर्धारण करता है, इसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं भारत के तटों की।
अगर हम भारत के तटों की बात करें तो भारत में अगर भारत के तटों की बात की जाए तो भारत के दो मुख्य तट हैं। भारत के तटों को कितने भागों में बांटा जाता है? भारत के तटों को, अगर भारत के तटों की बात की जाए तो भारत के जो तट हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कौन से हैं? पहला है पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। अब इस पश्चिमी तट को भी, जो ये पश्चिमी तट है, इसे भी अन्य भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 काकरा पारा तट, नंबर 2 कोंकण तट, नंबर 3 कन्नड़ तट, नंबर 4 मालाबार तट। मालाबार तट। अगर मैं पूर्वी तट की बात करूं तो पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 कोरोमंडल तट, नंबर 2 उत्तरी सरकार तट और नंबर 3 उत्कल तट। अगर मैं भारत में तटों की बात करूं तो भारत को दो मुख्य तटों में बांटा जाता है। भारत को दो मुख्य तटों में बांटा जाता है। पहला तट है पश्चिमी तट और दूसरा तट है पूर्वी तट। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि भारत का जो तट है वो आपके पश्चिम से लेकर के, पश्चिम में गुजरात से शुरू होता है, पश्चिम में गुजरात से शुरू होता है और पूरब में पश्चिम बंगाल तक जाता है। पूरब में पश्चिम बंगाल तक जाता है। अर्थात जो भारत का कुल तट है, कुल तट की अगर बात की जाए तो गुजरात से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल तक जाता है। कुल 9 राज्य से लगता है। तो अगर मैं इसके विभाजन की बात करूं तो भारत में 9 मुख्य तट आते। भारत में 2 प्रमुख तट हैं। अब इन 2 प्रमुख तटों में अगर इसके विभाजन करा जाए तो आपके ये हो गया पश्चिमी तट और आपके इस लाइन से पूरब को हो गया पूर्वी तट। और इन तटों को भी आपके सब तटों में बांटा गया है, अलग अलग तटों में, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन सा? काकरापारा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। ये तो हमने याद कर लिए। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने तट पाए जाते हैं, तो वो आपसे बात करेगा कि 2, 3, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आपके पूछ रहा है वो पश्चिमी और पूर्वी तट के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट किस तट पर पाया जाता है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर होना चाहिए कि जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तट पर पाया जाता है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सरकार तट किस तट पर पाया जाता है, तो उत्तरी सरकार तट भी पूर्वी तट पर पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उत्कल तट कहाँ पाया जाता है, तो उत्कल तट भी पूर्वी तट पर पाया जाता है। आपके 2019 में पीसीएस का पेपर हुआ और उस पीसीएस के पेपर में ये पूछा गया कि कोरोमंडल तट किस तट पर विद्यमान है या किस तट पर स्थित है, तो कोरोमंडल तट आपके पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बड़ी आसानी के साथ आपके याद हो गए होंगे कि भारत में 2 प्रमुख तट पाए जाते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट को भी कुछ सब तटों में बांटा गया है। पहला कौन सा तट है? काकरापारा तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट, चौथा है मालाबार तट। अगर मैं पूर्वी तट की बात करूं तो पूर्वी तट को भी आपके सब तटों में बांटा गया है। कोरोमंडल तट, आपके उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। तो कुल मिलाकर के आपके 2 तट और 2 तटों में भी कुल मिलाकर के अगर तटों की बात की जाए तो कुल 7 तट पाए जाते हैं। तो आइए मानचित्र पर देखते हैं कि ये तट कहां से कहां तक इनका विस्तार है। इनके आर्थिक परिदृश्य की हम बात करेंगे, इनके आर्थिक महत्व की बात करेंगे कि किन किन तटों पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं, कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तथा कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान या वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि भारत में आपके पर्यावरणीय दृष्टि से, आपकी आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं मानचित्र पर आपके भारत के प्रमुख तटों को। अब देखो हम बात करते हैं मानचित्र पर कि इन तटों का विस्तार कहां से कहां तक है और इन तटों पर क्या क्या पाया जाता है।
जैसे मैंने बात की है कि भारत में गुजरात का जो तट है, गुजरात का जो तट है, या जिसे हम लोग कहते हैं काकरापारा तट, ये काकरापारा जो तट है गुजरात से शुरू होकर के दमन द्वीप तक जाता है। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होकर के ये दमन व द्वीप तक जाता है, दमन व द्वीप तक जाता है। इस तट का नाम आता है काकरापारा तट। इस तट को काकरापारा तट कहा जाता है, काकरापारा। अब इस काकरापारा तट की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से गुजरात के मुख्य भूमि क्षेत्र से लगता है, इसलिए इस तट को गुजरात तट के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात तट के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इस तट की खासियत की बात करूं तो इस तट पर आपके प्रमुख बंदरगाह पाया जाता है जिसे कहा जाता है कांदला। आपके गुजरात का जो तट है जिसे हम लोग काकरापारा तट कहते हैं, इस तट पर आपका कांदला बंदरगाह पाया जाता है। कौन सा बंदरगाह है? कांदला बंदरगाह पाया जाता है। अगर मैं कांदला बंदरगाह के और आगे जाता हूं तो आगे जाने पर अगर मैं बात करूं तो इस काकरापारा तट पर आपकी एक खाड़ी पाई जाती है और जिस खाड़ी का नाम है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अगर इस खंबात की खाड़ी की बात करूं तो खंबात की खाड़ी में एक तेल क्षेत्र है जिसे अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहा जाता है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहा जाता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र खंबात की खाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। यदि और मैं खंबात की खाड़ी से सवालों की बात करता हूं तो भारत की भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां, भारत की जो नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नर्मदा व ताप्ती का उल्लेख होता है। भारत की भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां जिनमें मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती का उल्लेख होता है, ये दोनों नदियां आपकी खंबात की खाड़ी से होती हुई, ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरने के बाद अरब सागर में चली जाती हैं, अरब सागर में चली जाती हैं। अब इनसे कई बार सवाल बनते हैं। कई बार क्या सवाल बनते हैं? पहला सवाल तो यही बनता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में किस स्थान पर गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि पश्चिम को बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं? तो ये नदियां डेल्टा का निर्माण ना करके ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं और बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो हम फिर आते हैं। अगर मैं बात करूं तो गुजरात से लेकर के दमन व दीव तक का जो तट है, इस तट को काकरापारा तट कहा जाता है। ये गुजरात का मुख्य भूमि क्षेत्र है, इसलिए इस तट को गुजरात तट के नाम से भी जाना जाता है। अगर और बात की जाए तो इस तट पर आपके गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांदला स्थित है। यहीं आपकी खंबात की खाड़ी स्थित है जहां आपकी नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां आकर के गिरती हैं जो आपके ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगर मैं दमन और दीव से लेकर के अगर हम गोवा तक जाते हैं, अगर दमन और दीव से लेकर के अगर हम गोवा तक जाते हैं, अर्थात महाराष्ट्र का मुख्य भूमि क्षेत्र और गोवा, यहाँ तक के तट को, इस तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। इस तट को कोंकण तट कहते हैं और ये जो तट है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यापारिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत के प्रमुख बंदरगाह अगर मैं बात करूं तो पहला बंदरगाह आता है मुंबई का बंदरगाह। भारत का पहला बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह, और मुंबई का बंदरगाह भारत में सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात के लिए जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो आपके मुंबई के दक्षिण भाग में आपके मुंबई के बंदरगाह का भार कम करने के लिए आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो मुख्य रूप से जो कोंकण तट है ये आपके आयात निर्यात अर्थात व्यापार के लिए जाना जाता है। अब मैं गोवा से लेकर के अगर न्यू मंगलोर गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक जो तट है, इस तट को हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। हम लोग इसे कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। अगर कन्नड़ तट की बात करूं तो कन्नड़ तट की जो उपयोगिता है वो आपके कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो कर्नाटक है
कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा कहवे अर्थात कोवी का उत्पादन करता है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो आपके न्यू मंगलोर से लेकर के आपके कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक यहाँ जो तट पाया जाता है, इस तट को मालाबार तट कहा जाता है। आपके न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और मालाबार तट की जो खासियत है आपके पर्यावरणीय दृष्टि से और आपकी आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय दृष्टि से या आपके आर्थिक दृष्टि से। तो सबसे पहला तो यही आता है कि मालाबार का जो तट है, मालाबार के तट में आपके रबड़ की जो खेती होती है भारत में सबसे ज़्यादा, वो मालाबार के तट में होती है। और रबड़ उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो केरल है। दूसरा अगर आपसे बात की जाए कि मसाले के उत्पादन के लिए, मसाले का भी जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा मालाबार के तट पर होता है। अगर हम तीसरी अगर बात की जाए कि लैटराइट मिट्टी का भी जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो आपके मालाबार तट पर हुआ है। लैटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो लैटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो हल्का लाल और पीला होता है और ये आपकी बागवानी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। यही कारण है कि आपके मसाले और रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा केरल में होती है। और हम बात करें तो आपके जो नारियल का जो उत्पादन होता है, नारियल का भी जो उत्पादन है वो आपके मालाबार के तट में सबसे ज़्यादा होता है। और नारियल उत्पादन में केरल का जो स्थान है वो प्रथम है। अगर और हम बात करें, अगर इससे और आगे बात की जाए तो पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता, भारत की जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, जैव विविधता का मतलब है बायोडाइवर्सिटी, जीवों में पाई जाने वाली पारस्परिक भिन्नता। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो मालाबार के तट पर पाई जाती है। और मालाबार के तट पर भी कहाँ पाई जाती है, वो केरल में शांत घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। जो केरल का शांत घाटी क्षेत्र है, शांत घाटी क्षेत्र है, जहाँ आपके सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर मैं और बात करूँ कि वर्तमान समय में मानसूनी वर्षा हो रही है और भारत में दो तरह से वर्षा होती है, एक तो आता मानसून, एक लौटता मानसून। तो आपके भारत में जो मुख्य रूप से जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और लौटते हुए मानसून से भारत में जो वर्षा होती है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में होती है। तो भारत में जो आपके आते हुए मानसून से या ग्रीष्म ऋतु के मानसून में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो सबसे पहले आपके मालाबार के तट पर जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले मालाबार के तट पर जाता है। इसलिए सीधा सीधा एग्जाम में सवाल बनता है कि भारत में सबसे पहले वर्षा किस तट पर होती है, तो भारत में सबसे पहले वर्षा मालाबार के तट पर होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वर्षा किस राज्य में होती है, तो भारत का जो केरल राज्य है यहाँ सबसे पहले वर्षा होती है। अब हम आगे चलते हैं तो मालाबार के बाद जैसे हम कन्याकुमारी से आगे बढ़ते हैं और कन्याकुमारी से आगे बढ़ने के बाद आपके कावेरी नदी तक, कन्याकुमारी से लेकर के कावेरी नदी तक जो आपका डेल्टा, जो आपका क्षेत्र पाया जाता है, जो आपका तटीय क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट की अगर मैं खासियत की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, भारत में जो शीत ऋतु में आपके लौटते मानसून से वर्षा होती है, भारत का केवल एक राज्य है तमिलनाडु। भारत के केवल एक राज्य में, तमिलनाडु में आपके लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है या कोरोमंडल तट को तमिलनाडु का तट कहा जाता है। अब मैं बात करूं आगे, अगर आपकी बात की जाए कि कावेरी नदी से आगे महानदी तक, कावेरी नदी से महानदी तक, कावेरी नदी से महानदी तक का जो डेल्टाई, जो आपका क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, इसे आपका उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है और इस तटीय क्षेत्र में आपके लेमन झीलों का विकास हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें तो आपके कावेरी के जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में पुल्लिकट झील स्थित है।
और पुल्लिकट झील की अगर मैं बात करूं तो पुल्लिकट जो झील है ये एक लेमन झील है। कैसी झील है? ये एक लेमन झील है। और इस पुल्लिकट झील में ही आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगर मैं जब आगे जाता हूं, महानदी की बात करें तो महानदी वाले क्षेत्र में, महानदी का जो क्षेत्र है, महानदी के क्षेत्र से जब हम ऊपर जाते हैं कहां तक? आपके हुगली नदी तक। हुगली, गंगा, गंगा या हुगली नदी, तो इस क्षेत्र को आपके उत्कल तट कहा जाता है। इस क्षेत्र को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं उत्कल तट की खासियत की बात करूं तो उत्कल तट में भारत की सबसे बड़ी जो आपकी खारे पानी की झील है, चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, तो वो आपके उत्कल तट पर पाई जाती है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो ये पूछा जाता है कि भारत में ओलिव रिडले कछुए, ओलिव, भारत में ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा का जो गहीर माथा जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है, तो यहाँ आपके यह गहीर माथा का जो आपका तटीय क्षेत्र है, यहाँ आपके ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। ये विशेष प्रकार के कछुओं की एक प्रजाति है जो आपके उड़ीसा के उत्कल तट पर पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर के भारत में 2 तट हैं और इन 2 तटों में भी आपके 7 सब तट हैं और जिनकी उपयोगिता या महत्व के बारे में हमने अभी चर्चा की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।